अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर GD सोंधी यानी गुरु दत्त सोंधी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पहले हिंदुस्तानी प्रिंसिपल थे और इस कॉलेज के साबिक तालिब इल्म भी थे। वो 1939 से लेकर 1945 तक इस इदारे के सरबराह रहे। वो खुद एक खिलाड़ी थे, वजीह व शकील थे और जब वो मज़ीद तालीम के लिए बरतानिया गए तो गालिबन वहीं उन्होंने एक यूरोपियन खातून से शादी कर ली थी। जब प्रोफेसर सोंधी प्रिंसिपल बने तो उनकी दो बेटियां उर्मिला और सोनू भी इसी कॉलेज में पढ़ती थीं। ये ख़ानदान कॉलेज की हुदूद में ही बनी प्रिंसिपल की सरकारी रिहाइशगाह में रहता था, जिसे लॉज कहा जाता था। उर्मिला और सोनू दोनों उस ज़माने में लाहौर की खूबसूरत तरीन लड़कियां कही जाती थीं। ख़ास तौर पर उर्मिला के हुस्न का तो कॉलेज में हर शख्स दीवाना था। वो खुला ज़माना था, बहुत से नौजवानों ने उसकी तरफ पेशकदमी की मगर बात न बन सकी। उन्हीं वक्तों में नोबल इनाम पाने वाले डॉक्टर अब्दुस्सलाम भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनकी गैर मामूली काबिलियत को देखते हुए कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद प्रोफेसर सिराजुद्दीन उन्हें साइंस की बजाय अंग्रेज़ी अदब की तरफ लाना चाहते थे, मगर डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने अपनी तवज्जो रियाजी और फिज़िक्स पर ही रखी। उर्मिला सोंधी कॉलेज के तीसरे साल में थी और अंग्रेज़ी अदब पढ़ रही थी। झंग से आए हुए डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने पहली बार उर्मिला को देखा तो देखते ही रह गए। उर्मिला गैर मामूली तौर पर ज़हीन खातून थी और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के रिसाले रावी की पहली खातून एडिटर होने का एजाज़ भी मिला था। अपनी गैर मामूली जहानत और ख़ूबसूरती की वजह से साइंस के इस शह दिमाग के किसी गोशे में उर्मिला ने अपनी जगह बना ली। दोनों ही प्रोफेसर सिराज से अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे और प्रोफेसर साहब भी खूबसूरत आदमी थे और अंग्रेज़ी अदब में डूबे हुए। वो अपने तलबा को पढ़ाते तो ऐसे पढ़ाते कि उस्ताद शागिर्द सभी किसी जादू नगरी में पहुंच जाते। उनके पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा था कि कॉलेज का हर तालिब इल्म उनकी जमात में न होते हुए भी उनका लेक्चर सुनने ज़रूर जाता था। नतीजा इस मेहनत का था कि प्रोफेसर सिराज कॉलेज के पसंदीदा उस्ताद बन गए। प्रोफेसर सिराजुद्दीन ने उस वक्त की उभरती हुई एक मुसव्वरा रज़िया से शादी कर रखी थी और उन दोनों का एक बेटा भी था। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते गैर महसूस अंदाज में सिराज साहब उर्मिला सोंधी के करीब होते चले गए। उर्मिला, जो खुद भी अंग्रेज़ी अदब के सहर में गिरफ्तार थी, अपने उस्ताद की तरफ माइल होने लगी। एक शाम ये दोनों कॉलेज के लॉन में टहल रहे थे कि सिराज साहब ठोकर खाकर गिरे और उन्हें मामूली सी चोट आ गई। उर्मिला ने ज़मीन से उठने में उनकी मदद की और जब वो अपने पाँव पर खड़े हो गए तो पूछा, चोट तो नहीं आई? सिराज साहब बेसाख्ता बोले, हम तो बिस्मिल ही रहे, खैर हुई, इश्क में जान चली जाती है। इस बरमहल शेर ने उर्मिला को लूट ही लिया था। बात बढ़ती चली गई। कॉलेज में लोग उन्हें मानी खेज़ नज़रों से देखने लगे। जंग से आए हुए अब्दुस्सलाम की दास्तान मोहब्बत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। उनके और सिराज साहब के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत बदल गई और वो दोनों रकीब हो गए। एक दिन सिराज साहब कॉलेज में पढ़ा रहे थे कि उन्हें उनकी बीवी रज़िया का पैगाम मिला कि फ़ौरन घर चले आओ। प्रोफेसर साहब का घर करीबी था। वो पहुँचे तो पता चला कि उर्मिला सोंधी और उसके वालिद GD सोंधी भी मौजूद हैं। माजरा ये था कि GD सोंधी तक अपनी बेटी और सिराज साहब की मोहब्बत की दास्तान पहुँच चुकी थी। बाप बेटी के दरमियान इस मामले पर तलखी हुई तो सोंधी साहब ने उसे घर से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। उर्मिला के पास प्रोफेसर सिराज के घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो यहाँ पहुँच गई। उसके पीछे प्रोफेसर सोंधी भी आ गए थे और अब सिराज साहब भी पहुँच चुके थे। इस मौके पर प्रोफेसर सोंधी शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने सिराज साहब को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गए और उनके चेहरे पर चोट आ गई। अगले दिन ये बात सारे कॉलेज में फैल गई और उसकी तस्दीक सिराज साहब के चेहरे का ज़ख्म कर रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज में सिराज साहब के दो चहेते शागिर्द आफ्ताब और कृष्णा रसगोत्रा थे। उन्होंने इन दोनों को अपने घर बुलाकर बताया कि उर्मिला के साथ मोहब्बत का मामला अब आगे बढ़ चुका है। ये नौजवानों जैसी मोहब्बत नहीं कि पीछे हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये संजीदगी से किया गया फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि अब वो उर्मिला से शादी करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त उनकी बेगम ने भी दे दी है। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर सिराज ने उर्मिला सोंधी से शादी कर ली और उनकी पहली बेगम रज़िया अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए बरतानिया चली गई। 1950 में प्रोफेसर सिराजुद्दीन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल हो गए और उर्मिला सोंधी
ارملا سراج ہو کر ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگیں جس میں اپنے والد کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ 1951 میں عبدالسلام برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لاہور آ گئے۔ اب وہ بھی شادی شدہ تھے۔ انہیں گورنمنٹ کالج میں ہی ریاضی پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ یہاں سے پروفیسر سراج اور ڈاکٹر عبدالسلام کی رقابت پھر سے زندہ ہو گئی۔ پرنسپل کے طور پر سراج صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کے راستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے برطانیہ میں جو تحقیق شروع کی تھی وہ لاہور آ کر رک گئی، کیونکہ پرنسپل ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر کار ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی تحقیق دوسرے ملکوں میں ہی مکمل کی۔ دلچسپ بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی دوسری شادی ایک برطانوی خاتون سے ہی کی۔ پروفیسر سراج الدین کے چہیتے شاگرد کرشنا رسگوترا تقسیم ہند کے وقت بھارت چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مقابلے کا امتحان دے کر وزارت خارجہ میں نوکری شروع کر دی۔ 1984 میں کرشنا رسگوترا بھارت کے سیکریٹری خارجہ کے طور پر پاکستان آئے تو انہوں نے خاص طور پر لاہور آ کر اپنے استاد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کرشنا رسگوترا ان کے سامنے زمین پر ہی بیٹھے رہے، اور جب استاد نے صوفے پر آنے کے لیے اصرار کیا تو کہا، سر ہم اپنے گرو کے برابر نہیں، قدموں میں ہی بیٹھتے ہیں۔ ارملا سراج شادی کے کچھ عرصے بعد لاہور کالج برائے خواتین میں پڑھانے لگی۔ ان کی بہن سونو سوندھی بھی پاکستان میں ہی رہیں۔ سونو نے مردان کے ایک پشتون خاندان میں شادی کی اور سونو رحمان ہو گئی۔ جب ان کے خاوند وفات پا گئے تو ان کی عمر 60 برس تھی۔ اس عمر میں انہوں نے لاہور کے نجی اداروں میں پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے لاہور کے بچوں میں اس لاہور کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جو خود سونو نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، جہاں سارے مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ لاہور جہاں پنجاب بلکہ ہندوستان بھر سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور شہر کی ثقافت میں ان طلبہ کو ہر معاملے میں اولیت دی جاتی تھی۔ سونو رحمان 30 اگست 2025 کو وفات پا گئیں۔ ان کی عمر تقریباً 100 برس تھی۔ پروفیسر سراج الدین 1984 میں لاہور میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی پہلی بیوی رضیہ سے ان کا بیٹا امداد وائلن بجانے کا عالمی ماہر تھا اور بعد میں پاکستان کی وزارت خارجہ میں بھی کام کرتا رہا۔ ارملا اور سراج صاحب کی بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی رہیں۔ پروفیسر سوندھی 1960 میں ایک بار پاکستان آئے۔ انہیں کھیلوں میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ہندوستان میں انہوں نے ایشین گیمز کے لیے کام کیا اور ایشین گیمز فیڈریشن بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ وہ 1966 میں بھارت میں ہی آن جہانی ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی بے مقصد لگے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ خاکسار کو فقط لاہور کی اس خوبصورت یاد کو محفوظ رکھنا مطلوب ہے۔ شکریہ۔